नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के जो रिज़ल्ट हैं वो आ चुके हैं और आपको जैसे मालूम है कि एचडीएफसी बैंक की जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इस स्टॉक का ट्रेंड हमें मंडे को ये बताएगा कि बेसिकली बैंक निफ्टी किस तरीके का मूवमेंट आने वाले दिनों के अंदर कंटिन्यू कर सकता है यहाँ पे, या यहाँ से वो डाउन कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में समझ लेते हैं। एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट आए हैं दोस्तों, वो क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं, वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। 20% से इसके जो प्रॉफिट हुए हैं वो राइज हुए हैं। प्रोविजनिंग जो है इनकी जंप हुई है 50% के आसपास, इनकी प्रोविजनिंग की जंप हुई है 50% से। तो दोस्तों स्टॉक के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और स्टॉक मंडे में रिजल्ट देखने से ये लगता है कि मंडे में गैप अप होना चाहिए। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये अकेला ही स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट को डिसाइड कर लेता है। ये इसकी बैंक निफ्टी के अंदर जो अकेले की वेटेज है वो 35% के आसपास की है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के अंदर भी जो इसकी वेटेज है वो करीबन 15% की करीबन मूवमेंट है निफ्टी के अंदर भी। तो दोस्तों मैं जैसा आपको बोलता हूं कि मेरा जो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली चार्ट बेस रहता है और मैं प्राइस एक्शन फॉलोअर हूं, तो प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूं, मैं चार्ट को ही फॉलो करता हूं। रिजल्ट कैसे भी आए ये तो मैंने केवल आपको दिखाने के लिए मैंने रिजल्ट आपको बता दिए। बाकी हम जो इसकी असली चीज़ देखेंगे वो चार्ट के ऊपर ही देखेंगे कि आपको ये मैंने पिंक कलर का एक एरिया मार्क करा हुआ है एचडीएफसी बैंक का, और इसके अंदर ये डेली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। डेली चार्ट के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक की जो रेंज है वो 1040 से लेके 1140 की मैंने एक रेंज बनाई हुई है, जिसके अंदर इसका जो टॉप वाला एरिया है वो 1140 रुपये का है और जो बॉटम वाला एरिया है ये 1040 रुपये का है। ये स्टॉक आप ये मान के चलें कि यदि मंडे के सेशन में गैप अप होता है, जो कि अभी 1100 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर के रेटों में ये सस्टेन कर रहा है या नहीं सस्टेन कर रहा है। क्योंकि इसका जो लास्ट स्विंग हाई है अभी रिसेंटली जो इसने बनाया था 9 जुलाई को, वो 1130 रुपये का बनाया था ये वाला। मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। स्टॉक ने यहाँ पे 1130 रुपये का एक हाई लगाया था। तो जब स्टॉक गैप अप होगा मंडे में तो स्टॉक कितनी देर इस वाले एरिया को होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एक मेजर रेजिस्टेंस भी आ रहा है जो कि 1140 रुपये का है और एक इसका हाई हो गया। और जो मैंने इसका जो रेंज का जो ऊपर का जो मैंने रेजिस्टेंस लिया है वो मैंने यहाँ से लिया है। जब स्टॉक नीचे आ रहा था तो यहाँ पे स्टॉक ने गैप डाउन दिया था, जिसके अंदर स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है पहले वो सपोर्ट का काम कर रहा था और अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर वाले केस में। जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो 1140 रुपये का हमको एरिया देखना पड़ेगा कि स्टॉक इसको होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड कर रहा है। दोस्तों अगर ये एरिया होल्ड नहीं कर रहा और स्टॉक यहाँ से गैप अप होने के बाद अगर तुरंत नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद अगर वो अपना ये वाला एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आवरली चार्ट के ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा। आवरली चार्ट के ऊपर, ये 2 घंटे के चार्ट के ऊपर यदि स्टॉक ये वाला एरिया जो कि 1080 रुपये के आसपास बैठता है, अगर इसको ब्रेक कर दे, अगर यहाँ पे एरिया में अगर ये सस्टेन ना कर पाए 1130 से लेके 1130 से लेके 1140 की रेंज को, यदि यहाँ पे स्टॉक होल्ड ना कर पाए इस वाले एरिया में और स्टॉक 1080 के भाव को ब्रेक कर दे नीचे की साइड, तो दोस्तों स्टॉक के अंदर 1040 के लेवल और उससे नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर सारी चीज़ प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड होती है। कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं आपको ऐसी नहीं बता रहा कि स्टॉक वाकई में इसके नीचे आ जाएगा। कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्टॉक 1080 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन कर जाए ऊपर खुलने के बाद, जो कि अभी 1100 रुपये के आसपास बंद हुआ है, और 1130 और 1140 के एरिया को होल्ड ना करे, जो ये वाला एरिया है जो मैंने आपको ये वाला होल्ड एरिया बताया है, तो स्टॉक हमको नीचे के लेवल दिखा सकता है।
और अगर इसने नीचे के लेवल दिखाए तो आप ये मत भूलिए कि स्टॉक और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो इसकी वेटेज है वो काफ़ी अच्छी वेटेज है, तो इससे हमारा जो इंडेक्स है वो भी काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों कई चीज़ें मैं आपको प्राइस सेक्शन के अंदर और दिखाना चाहूँगा। स्टॉक के अंदर आप ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट के अंदर ये बोलिंगर जो बैंड है इसका अपर बैंड भी दिखा रहा है, 1161 रुपये का बैंड दिखा रहा है अपर बैंड जो आ रहा है इसका, जो कि बिल्कुल इसके सिमिलर आ रहा है 1140 रुपये का जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया है। तो दोस्तों एक तो चीज़ हो गई, 1130 रुपये का इसका हाई हो गया, 1140 रुपये का इसका पुराना रजिस्टेंस हो गया, और अपर बैंड भी इसका 1161 रुपये का हो गया। तो तीन चीज़ें एक साथ यहाँ पे हो रही हैं, तो ये चीज़ें इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा हर्डल का काम करेंगी। और प्राइस एक्शन भी इतना अच्छा नहीं है, वीकली डेली चार्ट के ऊपर तो ठीक ठाक है इसका प्राइस एक्शन, पर वीकली चार्ट के ऊपर भी कोई इतना अच्छा खासा प्राइस एक्शन नहीं है कि ये स्टॉक इस एरिया को होल्ड कर पाए। दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर भी यदि मैं बोलिंगर बैंड की बात करूंगा तो बोलिंगर बैंड का जो अपर बैंड है वो भी 1130 रुपये का आ रहा है डेली चार्ट के ऊपर भी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें काफ़ी काउंट करती हैं जब हम स्टॉक की एनालिसिस करने बैठते हैं, और प्राइस एक्शन के साथ हम इन चीज़ों का मैच करते हैं कि प्राइस एक्शन जो हो रहा है, जो प्राइस बिहेवियर है फ्राइडे के सेशन तक यानी क्लोजिंग तक जो प्राइस बिहेवियर है वो इन सब चीज़ों के साथ कितना मैच कर रहा है। अगर उसके अंदर कहीं भी डाउट होता है तो दोस्तों हमें फिर वहाँ पे अलर्ट होना पड़ता है जब तक वो स्टॉक उस रेंज के ऊपर अच्छी तरीके से उस रेंज को होल्ड ना कर ले। तो और वैसे भी इसके अंदर रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट के समय ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं ऊपर के रेटों में। तो या तो स्टॉक, ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि स्टॉक इन सब चीज़ों को तोड़ता हुआ खुले ही बहुत ऊपर, यानी वो 100 रुपये ऊपर तक आपको लेवल यहाँ से ऊपर खुल जाए कि 1100 बंद हुआ है और ये 1200 के आसपास खुल जाए, तब तो दोस्तों हम कह नहीं सकते कि ये ऊपर के लेवल आपको दिखा दे। मगर अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें दोस्तों, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो स्टॉक के अंदर ये सब चीज़ें आपको हर्डल का काम करेंगी। तो आपको देखने वाली बातें ये हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि स्टॉक ऊपर खिले और ऊपर खुल के नीचे आने की कोशिश करे। तो हमको मंडे के सेशन में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये मैंने कई चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली है कि बोलिंगर बैंड दोनों का जो अपर बैंड है वो दोनों को हर्डल कर सकता है। ये जो मैं सपोर्ट बता रहा हूँ आपको, जो मैंने डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बताए हैं 1040 रुपये का जो मैं सपोर्ट आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो सपोर्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 1040 रुपये का, वो मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ कि जो मैंने वीकली चार्ट के ऊपर ये सपोर्ट बनाए हुए हैं, पहले ये 1040 और 1080, ये दो सपोर्ट जो अब पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे वीकली चार्ट पे, अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था। तो अब ये स्टॉक इन सब लेवलों के ऊपर चल रहा है, आप ये देख रहे हैं 1040 के भी ऊपर चल रहा है और 1080 के भी ऊपर स्टॉक बंद हुआ है, जो कि अभी 1100 रुपये के आसपास बंद हुआ है। तो अब स्टॉक जब ऊपर जा रहा है तो नीचे आते समय स्टॉक इन दोनों लेवलों के नीचे नहीं आना चाहिए। यदि स्टॉक इन दोनों लेवलों के नीचे आएगा तो स्टॉक फिर कमजोरी के अंदर एंटर होगा। अदरवाइज अगर स्टॉक यहाँ से बहुत ऊपर खुल जाता है, सपोज स्टॉक 1200 के 1200 के रेंज में खुल जाता है, तो दोस्तों फिर स्टॉक के अंदर देखना पड़ेगा कि स्टॉक के अंदर किस तरीके का प्राइस बिहेवियर हो सकता है खुलने के बाद। मगर ये जो बातें कर रहे हैं ये हम अभी तक के प्राइस एक्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी तक की क्लोजिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। दोस्तों मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन का ये होता है कि आपको केवल किसी भी चीज़ को, किसी भी अननेसेसरी चीज़ को ना देखते हुए वो केवल आपको प्योरली चार्ट को फॉलो करिए आप, क्योंकि चार्ट हमको बताता है दरअसल कि स्टॉक किस ट्रेंड के अंदर एंटर हो सकता है। जब आप प्राइस एक्शन देखना सीख जाते हैं तो प्राइस एक्शन को आप धीरे धीरे इंडिकेटर के साथ ज्वाइंट करते हैं और इंडिकेटर के साथ आप समझते हैं धीरे धीरे कि प्राइस एक्शन किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो डेली प्राइस एक्शन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना मजबूत दिखा रहा है, आप ये देखिए यहाँ पे एक बुल कैंडल बनी है। मगर दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज़ डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत इसके अपोजिट चीज़ चल रही है कि स्टॉक ने यहाँ पे MACD के अंदर नेगेटिव क्रॉसओवर दिया हुआ, आप ये देखिए
जबकि प्राइस एक्शन दोस्तों हमें पॉजिटिव दिखा रहा है, और यहाँ पे जो MACD का जो इंडिकेटर है वो हमको नेगेटिव दिखा रहा है। आप देख रहे हैं कि ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे चल रही है, इसको हम नेगेटिव क्रॉसओवर बोलते हैं। और जो बार इसके दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर दूं तो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये इसकी एक जीरो लाइन होती है MACD की, और जीरो लाइन यहाँ पे चल रही है, और जो आपको जिसके बार दिख रहे हैं वो जीरो लाइन से नीचे चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेड है, मगर ये प्राइस एक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है। इंडिकेटर कुछ और बता रहा है, प्राइस एक्शन कुछ और बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और हम ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हम उसका जजमेंट उस तरीके से नहीं ले पाते जिस तरीके से बाजार हमको बता रहा है कि बाजार लगातार क्योंकि ऊपर जा रहा है, मगर इंडिकेटर कुछ और कह रहे हैं। दोस्तों आप चाहे इंडेक्स का चार्ट उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी स्टॉक का चार्ट उठा के देख लीजिए, इंडेक्स के कुछ चार्ट और कुछ इंडेक्स यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहे हैं और प्राइस एक्शन हमको तेजी शो कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन को पहले फॉलो करिए, उसके बाद हमको इंडिकेटर के साथ उनका मैच देखना पड़ता है कि वो इंडिकेटर के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि जब आपने सुना होगा कि वॉल्यूम सपोर्टिंग होना चाहिए जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है। दोस्तों आप इसका वॉल्यूम देखिए कि इसका वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये पिछले कई दिनों का वॉल्यूम है, यानी 29 जून से स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और वॉल्यूम कंटिन्यू बेसिस पे आपको खुद दिख रहा होगा। ये 20 दिन का वॉल्यूम है, जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये किस तरीके से ड्रॉप हो रहा है नीचे की साइड। आप ये देख रहे हैं इसका जो स्लोप है वो किस तरीके से डाउन आ रहा है, और इसका जो स्लोपिंग है वो आपको बार के अंदर भी दिख रहा है, जो मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है स्लोपिंग की। तो दोस्तों मैं इन सब चीज़ों को मल्टीपल तरीके से एनालिसिस करके देखता हूँ, और तब जाके कहीं मैं किसी स्टॉक के नतीजे पर निकलता हूँ कि स्टॉक बेसिकली जो दिखा रहा है वो प्राइस एक्शन के थ्रू या इंडिकेटर को मैचिंग के थ्रू कि ये कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो अब कुल मिला के बात ये हो गई, निचोड़ ये हो गई कि अगर 1140 के ऊपर इसका प्राइस होल्ड करेगा तब स्टॉक हमको फर्दर ऊपर के लेवल दिखाएगा, अदरवाइज इस स्टॉक के अंदर दिक्कत आ सकती है। ओपनिंग के बाद स्टॉक हो सकता है इस वाले एरिया को होल्ड ना कर पाए और स्टॉक तुरंत खुलने के बाद नीचे आ जाए। तो ये सब चीज़ें हमको मंडे को मार्केट खुलने के बाद पता चलेंगी। अभी निफ्टी ने आपने जैसा देखा फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट भी दिया है 10,900 रुपये का, तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि फ्राइडे में जब भी पहला ब्रेकआउट होता है वो भी ऐसे लेवल का कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके अंदर भी एक कन्फ्यूजन हमको देखना पड़ता है। मगर फिर भी मैं कहता हूं कि इस बाज़ार के अंदर हमको कोई ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमको अपना पूरा सेटअप बना के काम करना है कि हमको बेसिकली प्राइस क्या क्या बोल रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, उसके बेस पे हमको अपना रिस्क और रिवार्ड ढूंढते हुए ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों प्राइस अगर आप देखेंगे, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि अभी हमको वेट करना चाहिए। कोई भी बाइंग करने से पहले किसी भी इंडेक्स के अंदर और किसी भी स्टॉक के अंदर हमको केवल वेट करना चाहिए, हमको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो प्राइस ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो इंडेक्स के अंदर हैं चाहे वो निफ्टी के अंदर हैं, वो हो सकता है इन गैपों को फिल कर रहे हो जो गैप इनके अंदर मार्च को क्रिएट हुए थे, चाहे वो इंडेक्स के अंदर हैं। जब ये आप देख रहे हैं गैप, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये आप गैप देख रहे हैं जो स्टॉक के अंदर गैप बन जाते हैं। आप ये देख रहे हैं बीच में ये गैप बने हुए हैं, दिख रहे हैं दोस्तों, ये गैप दिख रहे हैं। तो ये गैप कई बार फिल होते हैं। अब HDFC बैंक के अंदर ये लास्ट गैप है, ये आप देख रहे हैं जो मैंने ऊपर इसका 1140 रुपये का एरिया बनाया हुआ है, ये इसके अंदर इसका लास्ट गैप है कि अगर ये गैप भी फिल हो जाता है और स्टॉक इस वाले एरिया को मेंटेन कर लेता है तो स्टॉक हो सकता है फिर ऊपर के लेवल आपको दिखाए। मगर क्योंकि ये इसका एक लास्ट गैप बचा हुआ है, डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, लास्ट गैप बच रहा है, क्योंकि जब बाजार मार्च के अंदर नीचे आ रहे थे तो इसके अंदर एक लास्ट गैप बच रहा है ये वाला। अगर स्टॉक इस वाले गैप को भी फिल करके इसको होल्ड कर लेता है तो स्टॉक के अंदर फिर हम एक नई तेजी देख सकते हैं। मगर हम इन चीज़ों को दोस्तों कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाजार है, इसके अंदर कोई भी चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते और इग्नोर करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम जब ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो ये सब चीज़ें हमारी शॉर्टलिस्ट, हमें ट्रेडिंग में कूदने से पहले, जंप करने से पहले शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए, अपनी वर्किंग करनी चाहिए और उसके बाद कोई प्राइस एक्शन खेलना चाहिए।
दोस्तों प्राइस एक्शन कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, मगर मैं इतना दावा करता हूँ कि प्राइस एक्शन के थ्रू आप अच्छे से अच्छे स्टॉक की चाल को देखते ही पकड़ सकते हैं, उसके अंदर डेली ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और डेली उसके अंदर कंटिन्यूशन बेसिस पे पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों अभी आप ये 2 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, 2 घंटे के चार्ट के अंदर स्टॉक किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है आप ये देख लीजिए। स्टॉक ने 1000, ये मैं आपको अगर इसका सपोर्ट बताऊं तो 1000 वही 40 का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, वहाँ पे स्टॉक ने 1040 रुपये का सपोर्ट लिया। उसके बाद हर कैंडल के अंदर ये देखिए किस तरीके से बुल्स एक्टिव हुए और बुल्स इसके अंदर 1100 रुपये के भाव पे इसको लेके आ गए। तो दोस्तों मैं यही चीज़ कहता हूँ कि प्राइस एक्शन के थ्रू आप डेली ट्रेडिंग को भी और कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग को भी और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग को भी बड़ी अच्छी तरीके से कैच कर सकते हैं, मगर ये आपको सीखनी पड़ेंगी, ये आपको समझनी पड़ेंगी, चाहे आप वीडियो के माध्यम से समझें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इस बाज़ार में एक्साइटमेंट चाहते हैं, इंजॉयमेंट चाहते हैं। दोस्तों अब आप देख लीजिए कि आपको एक्साइटमेंट चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, या आपको यहाँ पे मनी जो है पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, वेल्थ क्रिएट करना है दोस्तों तो इसलिए मेरा पर्पज़ मेरा कहता है कि चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, हर आदमी से सीखने की कोशिश करिए। दोस्तों मैं आज तक सीख रहा हूँ और मुझे डेली कुछ ना कुछ सीखने बाजार सिखा के जाता है। कई बार मैं रॉन्ग होता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं अपने जूनियर से भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने सीनियर से भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों किसी की यहाँ मजाक मत ना बनाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी की जो एनालिसिस है वो किस लेवल तक वो एनालिसिस कर सकता है, कितने पागलपन तक वो इसके अंदर उसको कितना जुनून है। क्योंकि दोस्तों मैं तो अपनी बात कहता हूं कि मैं हर समय प्राइस एक्शन को खोजने में लगा रहता हूं, और अगर आप मेरा प्रोफाइल भी देखेंगे मेरे चैनल के ऊपर जाके, तो मैं प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत गहराई से काम कर रहा हूं और मैं हमेशा प्राइस एक्शन के अंदर ही देखता रहता हूं कि स्टॉक का नेचर क्या है और स्टॉक किस तरीके से बिहेवियर कर सकता है। और दोस्तों मैं इतना दावा करता हूं, इतना 200% मैं बोल सकता हूं कि किसी भी स्टॉक की, किसी भी इंडेक्स की चाल को आप ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पकड़ सकते, डेली बेसिस पे भी और कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा। दोस्तों मैं हमेशा यही बोलूँगा आपसे, चाहे आप मेरे से सीखिए, चाहे जूनियर से सीखिए, चाहे सीनियर से सीखिए, मगर मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ मैं लोगों को सिखाना भी चाहता हूँ। अब वो लोगों की इच्छा है, वो इसको सीख भी सकते हैं और वो इसकी मजाक भी बना सकते हैं। उनके पास केवल 2 ही विकल्प हैं। क्योंकि दोस्तों बाजार में पैसा बनाइए, यहाँ पे इंजॉयमेंट मत ना ढूंढिए, यहाँ पे एक्साइटमेंट मत ना ढूंढिए। ब्लू चिप शेयरों में पैसा लगाने की कोशिश कीजिए, अर्जी फर्जी शेयरों की तरफ अर्जी फर्जी शेयरों के अंदर पैसा मत ना लगाइए, क्योंकि ये बाजार है। आप कभी भी नोट करना, जो अर्जी फर्जी शेयर होते हैं, जो फंडामेंटल वीक होते हैं, वो मंदी के अंदर बहुत तेजी से गिरते हैं, मगर तेजी के अंदर उस तरीके से नहीं बढ़ पाते जिस तरीके से ब्लू चिप शेयर बढ़ते हैं। तो इसलिए मेरा जितना भी जोर रहता है वो ब्लू चिप शेयरों को बाइंग करने में रहता है। और हमेशा मैं हर आदमी से बोलता हूं कि इस बाजार में सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अगर आपको लॉन्ग टाइम इस बाजार में सर्वाइव करना है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।